नमस्कार दोस्तों, MB एडिट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा RBSc 12th केमिस्ट्री का पहला लेसन सॉलिड स्टेट। इस वीडियो में मैं आपको नोट से पढ़ाऊंगा, जिसकी PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टेट पदार्थ। पहले हम पदार्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान होता है एवं जिसे हम पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC। प्लाज्मा और BEC को RBSc ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया है, जबकि 3 ठोस, द्रव, गैस को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो पहले हम ठोस के बारे में, द्रव और गैस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो अंतराणु आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा के बेस पर हम ठोस, द्रव और गैस को एक दूसरे से भिन्न करेंगे। ठोस वह होता है जिसमें अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल पाया जाता है, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा का मान दुर्बल होता है। गैस में दुर्बल पाया जाता है अंतराणविक आकर्षण बल का मान, एवं ऊष्मीय ऊर्जा का मान प्रबल पाया जाता है, जबकि द्रव में ऊष्मीय ऊर्जा का मान ठोस से उच्च और गैस से कम होता है, और अंतराणविक आकर्षण बल का मान ठोस से तो दुर्बल और गैस से प्रबल होता है। और इस लेसन में हम अवयवी कण शब्द का प्रयोग अधिक करेंगे। तो हम अवयवी कण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अवयवी कण उसे कहते हैं जैसे कि आयन, परमाणु और तत्व, इन सभी के लिए हम कॉमन शब्द अवयवी कण का प्रयोग करेंगे। और अवयवी कण के बारे में हम जैसे कि कोई भी अणु को अवयवी कण कहते हैं, परमाणु को भी अवयवी कण कहते हैं, और तत्व को भी अवयवी कण शब्द का प्रयोग हम इस लेसन में करेंगे। ठीक है। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है एवं अवयवी कण निबिड़ संगुलित रहते हैं, उनकी ऊष्मीय ऊर्जा का मान कम होता है, ठोस पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ में तो अंतराणविक आकर्षण बल का मान तो प्रबल होगा, मतलब जो अवयवी कण है उनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल का मान प्रबल होगा, एवं ऊष्मीय ऊर्जा है उसका मान दुर्बल होगा। और ठोस के प्रकार, मुख्य रूप से ठोस को 2 भागों में विभाजित किया गया है: क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस मुख्य 2 प्रकार हैं ठोस के, और उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी इस लेसन में हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे इस लेसन में। और हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बोर्ड में पूछा जाता है। पिछली साल ही ये क्वेश्चन आया था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित, नियमित एवं द्विप्रासी होती है। मतलब अवयवी कण एकदम निश्चित तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि ए अवयवी कण पहले आया, उसके बाद B आया, तो उसके बाद A आएगा, B आएगा, A आएगा, B आएगा, इसी प्रकार। और अक्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित, अनियमित एवं लघुप्रासी होती है। लघुप्रासी और दीर्घप्रासी में क्या अंतर है? लघुप्रासी मतलब कम समय के लिए ही मतलब निश्चित व्यवस्था रह सकती है, और दीर्घप्रासी मतलब लंबे समय के लिए निश्चित व्यवस्था रहेगी। और दूसरा अंतर है अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित। ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस में तो निश्चित और नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था होती है वो निश्चित और नियमित नहीं होती है।
क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लघुपरासी होती है। और गलनांक के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक है निश्चित, एकदम निश्चित होगा, और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक होगा वो अनिश्चित होगा, मतलब फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा इतना ही होगा, बदल भी सकता है। और शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोसों का असतत होगा, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का सतत होगा, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का असतत होगा। देशिकता के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देशिकता, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम देशिकता प्रदर्शित करते हैं, मतलब ठोसों के भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम ऐसे गए तो यहाँ पे भौतिक गुणधर्म ठोस, गलनांक, क्वथनांक ही भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। और विषम देशिकता मतलब ठोसों की भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भौतिक गुणधर्म समान प्राप्त होते हैं। कौन से ठोसों में? अक्रिस्टलीय ठोसों में। और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं, असित द्रव होते हैं। तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरासी होती है। और क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। और क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र जो होता है वो सतत होता है। देशिकता और क्रिस्टलीय ठोसों वो विषम देशिकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस पाठ में मुख्य तौर से क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो अब हम पहले क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है: आयनिक, आणविक, सहसंयोजी और धात्विक। अब पहले बढ़ देते हैं हम आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण होता है वो होता है आयन। अवयवी कण आयन होते हैं, आयनों के रूप में इनमें अवयवी कण पाए जाते हैं। और आयनों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है वो आयनिक बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल कौन सा पाया जाता है? आयनिक बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, NaNO3, CaSO4, KNO3। और इनका गलनांक होता है वो उच्च होता है। गलनांक सभी का मुख्य तौर से उच्च होता है, लेकिन आणविक ठोस होते हैं उनका गलनांक होता है वो निम्न होता है। और चालकता, आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में मतलब सॉलिड अवस्था है उसमें तो कुछ चालक होंगे, और गलित अवस्था जैसे कि जल के अंदर उन्हें घोल दिया जाए तो किसी अन्य CCl4 के अंदर घोल दिया जाए तो गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, और ठोस अवस्था में कुछ अलग होते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं? अवयवी कण आयन होते हैं, आकर्षण बल आयनिक बल और गलनांक उच्च, चालकता ठोस अवस्था के कुचालक और गलित अवस्था में सुचालक। अब हम बोल लेते हैं धात्विक ठोस। अवयवी कण धातु अवयवी कण, इसमें मुख्य तौर से हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, पहले तो अवयवी कण पढ़ेंगे, फिर आकर्षण बल पढ़ेंगे, फिर गलनांक पढ़ेंगे, फिर चालकता पढ़ेंगे। इन 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बोल लेते हैं अवयवी कण। अवयवी कण धात्विक ठोसों में अवयवी कण धातु होता है, जबकि आकर्षण बल होता है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। स्थिर विद्युत इसमें भी था और इसमें भी स्थिर विद्युत है। इसमें अवयवी कण आयनिक में अवयवी कण आयन था, और धात्विक ठोसों में अवयवी कण धातु है। और इसमें भी आयनिक में भी गलनांक उच्च था, इसमें धात्विक में भी गलनांक उच्च है। तो चालकता ठोस व गलित दोनों अवस्था में
विद्युत के सुचालक, जबकि आयनिक में ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं और गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। और इन दोनों में हम अगर अंतर पूछ लिया जाए तो अंतर किस प्रकार से होगा। इनमें अवयवी कण होगा, आयनिक में अवयवी कण आयन होता है, धात्विक ठोस में अवयवी कण धातु होता है। और आयनिक में चालक, ठोस अवस्था में आयनिक चालक कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। और धात्विक ठोस होते हैं वो ठोस और गलित दोनों अवस्था में सुचालक होते हैं। अब पढ़ लेते हैं सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोसों में अवयवी कण कौन होता है? परमाणु होता है। और आकर्षण बल, सहसंयोजी बल, प्रकृति ये बहुत कठोर होते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, हीरा बहुत ही कठोर होता है। और संरचना, जबकि इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट मुलायम कितना होता है? जैसे कि हम पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, वो कितना मुलायम होता है। अब हम संरचना त्रिविम संरचना पाई जाती है इसकी। गलनांक इसका भी कुछ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, गलनांक इन तीनों का उच्च होगा और आणविक में गलनांक निम्न होगा। और चालकता ये कुचालक होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट में जो है सुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है ठोस अवस्था में, जबकि ये बाकी हीरा और ये SiO2 ये सभी कुचालक है। और इसके एग्जाम्पल है हीरा, SiO2, SiC इत्यादि। फिर से एक बार कर लेते हैं सामान्य जानकारी। अवयवी कण परमाणु, आकर्षण बल, सहसंयोजी बल, प्रकृति कठोर, संरचना त्रिविम संरचना, गलनांक उच्च। और इसका अपवाद है ग्रेफाइट का गलनांक होता है निम्न। चालकता ये सहसंयोजी ठोस होते हैं, वो कुचालक होते हैं विद्युत के। पढ़ लेते हैं आयनिक ठोसों के बारे में। अवयवी कण, आयनिक ठोसों में अवयवी कण 3 अणु होता है। और आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। 3 भागों में कौन से 3 भाग हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में इनके मध्य बल कौन सा पाया जाता है? द्विध्रुव। और अवयवी कण तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, अणु होता है। आणविक में अणु, और धात्विक में धातु, आयनिक में आयन, और सहसंयोजी में परमाणु अब आ जाते हैं। ठीक है। और अवयवी कण क्या है? ध्रुवीय अणु। और इसका उदाहरण है Cl में। और गलनांक न्यून है, Cl गलनांक न्यून है। और द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। इनमें बल कौन सा पाया जाता है? वैन डर वाल या लंदन बल पाया जाता है। अवयवी कण क्या होता है? अध्रुवीय अणु या परमाणु। या तो फिर अणु के रूप में हो सकते हैं या फिर परमाणु के रूप में हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, CCl4 CH4। और इनका जो गलनांक होता है वो न्यून होता है। और इनमें अवयवी कण कौन होता है? अवयवी कण होता है अध्रुवीय अणु और परमाणु। हाइड्रोजन बंधयुक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। अवयवी कण सक्रिय हाइड्रोजन युक्त परमाणु। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त परमाणु, जैसे कि सक्रिय हाइड्रोजन कैसे? जैसे कि FON। हाइड्रोजन के साथ अगर FON, जैसे कि OH, NH3, ये सभी सक्रिय, जैसे कि फोन, इसकी शॉर्टी के फोन। ठीक है। फोन के साथ अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो सक्रिय हाइड्रोजन होगा और सक्रिय हाइड्रोजन युक्त अणु। ठीक है। इसमें अवयवी कण कौन होता है? सक्रिय हाइड्रोजन युक्त अणु। और इनका गलनांक भी न्यून होता है। और इसके उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ H2, NH3, C2H5। ठीक है। तो हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किसके आधार पर? अवयवी कणों और आकर्षण बलों के आधार पर। ठीक है। तो हम एक बार फिर से आकर्षण बल और अवयवी कण के बारे में जान लेते हैं। आयनिक में अवयवी कण होता है आयन और आकर्षण बल पाया जाता है आयनिक बल। और धात्विक में धातु, आकर्षण बल, स्थूल विद्युत आकर्षण बल। सहसंयोजी ठोसों में अवयवी कण, परमाणु,
आकर्षण बल, सहसंयोजी बल, आणविक ठोसों में विकर्ण अणु होते हैं और बल इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया, इसलिए बल भी। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस की त्रिविमीय व्यवस्था होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या एक बार फिर से, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में जैसे त्रिविमीय व्यवस्था होती है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और एक क्रिस्टल जालक जैसे कि ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक बना दिया है, ये क्रिस्टल जालक है। ये जैसे को ये अवयवी कण, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण है किनारों पर, और इन दो अवयवी कणों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं जालक रेखा। ठीक है, तो दो अवयवी कणों को मिलाने वाली रेखा को जालक रेखा कहते हैं। और ये जो ये देखो ये पूरा तल है, तो इस तल को हम कहते हैं जालक तल। और ये क्या है, अवयवी कण, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण, ये अवयवी कण है। ये मुख्य रूप से NaCl इस रूप में पाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं हम एक कोष्ठिका। जैसे कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसकी चारों दिशाओं में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे कि छोटा से छोटा भाग में ये छोटा से छोटा भाग, ये देखो वर्ग की तरह, इसकी पुनरावृत्ति से तो ये तो इसका निर्माण हो गया पूर्णगा। जैसे इसमें कितने हैं, एक कोष्ठिका 1 2 3 और ये एक इसके पीछे 4, ये एक इसके पीछे 6 और ये 7 और एक इसके पीछे 8। इसमें 8 एक कोष्ठिका है। एक कोष्ठिका छोटा से छोटा भाग, जैसे कि ये छोटा से छोटा भाग है, इसकी चारों दिशाओं में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, ये यहाँ भी हुई, इसके पीछे भी हुई, इसके आगे भी होगा, इसके इधर साइड भी होगा। चारों दिशाओं में पुनरावृत्ति से जो है क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे कि एक यहाँ, जिसे इससे ही तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। तो अब हम पैरामीटर के बारे में जानकारी लेते हैं कि एक कोष्ठिका को किस प्रकार से पैरामीटर अक्षीय लंबाई, जैसे कि ये अक्षीय लंबाई है, अक्षीय लंबाई ये होगी ए, ये बी होगी जेड अक्ष वाली, और ये वाई अक्ष वाली सी हो गई। ठीक है, और अब अक्षीय कोण, जैसे कि जेड अक्ष और वाई अक्ष के बीच में अल्फा अक्षीय कोण पाया जाता है। और जबकि वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बीच में गामा, ये हमने माना है, कुछ भी मान सकते हैं। और जेड और वाई के बीच में बीटा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक है, पूछ सकता है कि अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण से पैरामीटर बताइए एक कोष्ठिका के, तो ऐसे पूछ सकता है। अब हम बढ़ लेते हैं एक कोष्ठिका के प्रकार। मुख्य रूप से एक कोष्ठिका दो भागों में अलग है, सरल या आद्य और दूसरी है केंद्रित। सरल आद्य और केंद्रित, सरल आद्य और केंद्रित। सरल आद्य मतलब देखो अवयवी कण सिर्फ कोनों पर होंगे, जैसे कि कहाँ होंगे, कोनों पर होंगे। और केंद्रित में कोनों के अतिरिक्त, जैसे सेंटर में हो जाए, यहाँ पलक के केंद्र पर हो जाए, कहीं भी हो सकते हैं। तो सरल एक कोष्ठिका किसे कहते हैं, इसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। और केंद्रित एक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा गया है, काय केंद्रित, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित। काय केंद्रित जैसे कि काय यानी सेंटर में एक कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है, तो उसे काय केंद्रित कहते हैं। और फलक केंद्रित उसे कहते हैं, जैसे अवयवी कण एक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। इसको शॉर्ट रूप से FCC कहते हैं। इसको शॉर्ट रूप से क्या कहते हैं, FCC। और जबकि
और तीसरा है अंत्य केंद्रित, जैसे कि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त आमने सामने के दो फलकों पर होते हैं। मैंने यहाँ और यहाँ दर्शाया है, इसमें यहाँ और यहाँ होंगे तो ये नहीं होंगे, ये दो नहीं होंगे, यहाँ और यहाँ होंगे तो ये ऊपर वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो अवयवी कण इस प्रकार से दो भागों में एक कोष्ठी को वर्गीकृत किया गया है, सरल, आद्य और केंद्रित। केंद्रित को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। एकक कोष्ठिका एवं अवयवी कणों की संख्या, जैसे कि हम आज पढ़ेंगे। और कोनों पर अवयवी कणों का पार्टिसिपेशन होता है वो 1/8 होता है। ठीक है, और फलक पर होता है वो 1/2 होता है। केंद्र पर अवयवी कणों का एकक कोष्ठिका में पार्टिसिपेशन पूरा 1 होता है। ठीक है, और किनारों पर अवयवी कणों का पार्टिसिपेशन 1/4 होता है। इन सभी से हम एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे कि बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या होती है 2। उपसहसंयोजी संख्या, प्रत्यक्ष रूप से जितने अवयवी कणों से जुड़ा होता है वहीं उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। कोई भी अवयवी कण प्रत्यक्ष रूप से जितने अवयवी कणों से जुड़ा होता है वहीं उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। जैसे कि ये अवयवी कण और ये अवयवी कण, बीच वाले अवयवी कण का पार्टिसिपेशन है 2। ये दो अवयवी कणों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, जबकि इस अवयवी कण का पार्टिसिपेशन है 1। ये एक अवयवी कण से मतलब इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन संख्या हो गई 1। अब एससीसी में उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या होती है 6। एससीसी कहते हैं सरल या आद्य एक कोष्ठिका को। और बीसीसी में उपसहसंयोजक संख्या होती है वो 8। बीसीसी कहते हैं काय केंद्रित को। और एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की उपसहसंयोजक संख्या होती है वो 12 होती है। और एफसीसी कहते हैं फलक केंद्रित को। ईसीसी अंत्य केंद्रित में उपस्थित अवयवी कणों की जो उपसहसंयोजक संख्या होती है वो होती है 4। ठीक, और 7 क्रिस्टल तंत्र है। 7 क्रिस्टल तंत्र आपकी स्क्रीन पर 7 क्रिस्टल तंत्र साइड में दिखाई दे रहे होंगे, इनको ध्यान से देखिए। वो है, पहला है गणीय, दूसरा चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, षटकोणीय, त्रिसमताक्ष और तिरंताक्ष। ठीक है, तो गणीय में इन सभी के बारे में हम अक्षीय कोण क्या होता है, अक्षीय कोण बराबर होते हैं नहीं होते हैं, अक्षीय कोण का मान क्या होता है, अक्षीय लंबाई एक दूसरे के बराबर होती है नहीं होती है, और गणीय में कौन कौन से एक कोष्ठिकाएँ सम्मिलित होती है, मतलब क्रिस्टलीकृत हो जाती है। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गणीय में अक्षीय लंबाई A बराबर B बराबर C और सभी अक्षीय लंबाई समान होती है। और अक्षीय कोण अल्फा अक्षीय कोण सभी 90 डिग्री होते हैं। इसमें SCC, BCC और FCC क्रिस्टलीकृत रहते हैं, जिनकी संख्या 3 हो गई। पहला SCC, दूसरा BCC और तीसरा है FCC है। SCC मतलब सरल एक कोष्ठिका, और BCC मतलब काय केंद्रित, और FCC मतलब फलक केंद्रित। ठीक है, और चतुष्फलकीय में वो A भुजा है, मतलब X भुजा वो Y भुजा के बराबर होती है, लेकिन Z भुजा के बराबर नहीं होती। मतलब A बराबर B लेकिन नॉट इक्वल्स टू C। और अल्फा मतलब अक्षीय कोण सभी 90 डिग्री होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। और इसमें SCC और BCC क्रिस्टलीकृत रहते हैं, जिनकी संख्या होगी 2, पहला SCC और दूसरा BCC। ठीक है, अब लेते हैं विषम लंबाक्ष में जो अक्षीय लंबाई होती है वो कोई भी अक्षीय लंबाई एक दूसरे के बराबर नहीं होती। और अक्षीय कोण
इसमें भी सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं और वो भी कितने होते हैं 90 डिग्री। और इसमें SCC, BCC, FCC और ECC, इसमें चारों ही क्रिस्टलीकृत रहती हैं। मतलब ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि विषम लंबाक्स में नहीं चारों एक एक कोशिका है, कौन से क्रिस्टल तंत्र में क्रिस्टलीकृत रहती है? तो कौन सा क्रिस्टल तंत्र बताओगे? विषम लंबाक्स। इसमें 4, इसकी संख्या हो गई 11। और एकंताक्ष, एकंताक्ष में भी यह अक्षीय लंबाई होती है और एक दूसरे के बराबर नहीं होती। और अक्षीय कोण अल्फा और गामा एक दूसरे के बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री होते हैं, जबकि बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें SCC और ECC, SCC सरल केंद्रित और ECC अंत्य केंद्रित, इसमें दो है। पहला है SCC और दूसरा ECC। अब षटकोणीय में अक्षीय लंबाई है वो A बराबर B और B नॉट इक्वल्स टू C। मतलब A और B तो बराबर होते हैं लेकिन C दोनों के बराबर नहीं होता। इसमें बीटा अल्फा और बीटा समान होते हैं, जबकि गामा 120 डिग्री का होता है। इसमें SCC और इसकी संख्या होगी 1 और त्रिसमांताक्ष, ठीक है। इसमें भी अक्षीय लंबाई जो होती है, अक्षीय लंबाई सभी अक्षीय लंबाई समान होती है और अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें तीनों कोण अक्षीय कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर तो होते हैं पर 90 डिग्री नहीं होते हैं। सवाल भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल तंत्र है जिसमें तीनों अक्षीय कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकते हैं? तो कौन सा है? त्रिसमताक्ष, ठीक है। इसमें SCC क्रिस्टलीकृत रहती हैं और संख्या होगी 1। एक कौन सी है? SCC। त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष में तीनों अक्षीय लंबाई एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब SCC, इसमें भी SCC क्रिस्टलीकृत रहते हैं और इसकी संख्या होगी 1, ठीक है। तो मुख्य रूप से SCC सभी में जो घनीय भी है, घनीय में भी ऐसी है, SCC है। SCC मतलब सरल केंद्रित, ठीक है। चतुष्फलकीय में भी SCC है और विषम लंबाक्ष में भी ये SCC, ठीक है। एकंताक्ष में भी SCC हैं, षटकोणीय में भी SCC हैं और त्रिसमताक्ष में भी SCC हैं, ठीक है। और त्रिनताक्ष में भी SCC हैं। अब निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ लेते हैं। निबिड़ संकुलन मतलब इंग्लिश में इसे क्लोज पैकेजिंग कहते हैं। क्लोज पैकेजिंग, त्रिविमीय में क्लोज पैकेजिंग और द्विविमीय क्लोज पैकेजिंग और एक विमीय क्लोज पैकेजिंग, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और पहले पढ़ लेते हैं एक विमीय क्लोज पैकेजिंग, ठीक है। इसमें एक पंक्ति में उपस्थित अवयव कणों केंद्रों को मिलाकर पर एक सीधी रेखा निर्माण होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये एक सीधी रेखा में उपस्थित अवयव कण है, इसका केंद्र, ये केंद्र, एक केंद्र और केंद्र, ठीक है। इन सभी को मिलाने पर एक सीधी रेखा का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम एक विमीय निबिड़ संकुलन। मतलब एक पंक्ति में उपस्थित सभी अवयव कणों के केंद्रों को मिलकर एक सीधी रेखा का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन। और एक विमीय से द्विविमीय का निर्माण करेंगे अब हम, ठीक है। और इसमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं, वर्ग और षटकोणीय। वर्ग किस प्रकार से बन जाए, जैसे, ठीक है, ये कौन सा था? ये है एक विमीय, ठीक है। इसे हम द्विविमीय वर्ग बनाएंगे और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। अगर हम इस पहले अवयव कण के पहली रेखा के पहले अवयव कणों के नीचे दूसरा अवयव कण इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार के रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, तो हमें कौन सा होगा? वर्ग। वर्ग किस कैसे है अभी मैं बताता हूँ आपको। वर्ग इसे क्यों कहते हैं? वर्ग देखिए, इसकी और इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या उससे से एक संख्या कितनी होती है? जैसे कि मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है।
सभी के केंद्रों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? ये वर्ग प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सा हुआ? वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो कहते हैं, क्योंकि इन सभी में मतलब कोऑर्डिनेशन जो है उपसंयोजक संख्या 4 होती है और इसका पैटर्न क्या है? ए और ए सभी एक ही तरीके से व्यवस्थित। षटकोणीय कैसे बनाते हैं? यदि अवयवी गणों की गर्त में दूसरा अवयवी गण रखा जाए तो उससे प्राप्त जो होती है वो उससे प्राप्त द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है, उसे कहते हैं षटकोणीय। जैसे मैं इसके गर्त में रख देता हूँ, ये इसके गर्त में ये ऐसे, ठीक है। और इसे अब इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या उपसंयोजक संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस अवयवी कोण को लेकर देते हैं। एक इससे जुड़ा है, 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 ठीक है। इन सभी के केंद्रों को मिला देते हैं। मिलाने पर हमें एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। इन सभी के केंद्रों को मिलाने पर हमें षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है, इसलिए हमने इसको षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहा है। मतलब द्विविमीय निबिड़ संकुलन से हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में जाएंगे। और अब वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन से पहले हम किस में आए थे? एक विमीय निबिड़ संकुलन से द्विविमीय निबिड़ संकुलन में आए थे। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में आएंगे, ठीक है। तो अब वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन वर्ग, ठीक है। ऐसा ही होता है वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो हमें स्क्रीन पर आपके साइड में दिख रहा होगा, ऐसी हमें आकृति प्राप्त होती है। इसलिए वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन से हम त्रिविमीय में जाते हैं तो हमें एससीसी की तरह ऐसी कुछ आकृति प्राप्त होती है, जिसकी कोऑर्डिनेशन संख्या होगी 6 और पैटर्न हो गया ए। सभी एक ही तरह स्थित है। आप पढ़ेंगे षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? एसएससी प्राप्त हुई थी और पैटर्न ए प्राप्त हुआ था, उपसंयोजक संख्या 6 प्राप्त हुई थी। अब पढ़ेंगे हम षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में उपस्थित रिक्तिकाएँ त्रिकोणीय प्रकार की होती है। कैसे त्रिकोणीय में अभी बता देता हूँ आपको। इसे बनाना है थोड़ा, ऐसे ये त्रिकोणीय, एक त्रिकोणीय ऊपर होगी, ये त्रिकोणीय, ठीक है। और एक कितने प्रकार के त्रिकोण प्राप्त हुई? 2 प्रकार के। एक का सिरा ऊपर होता है और दूसरे का सिरा नीचे होता है, ठीक है। तो ये रिक्तिकाएँ हैं कौन से निबिड़ संकुलन में? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन में, ठीक है। जिसमें 2 प्रकार की रिक्तिकाएँ प्राप्त होती है, जिसका एक में त्रिकोणीय का सिरा ऊपर होता है और दूसरे में त्रिकोणीय का सिरा नीचे होता है। तो पहले मैं एक थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन का। सही तो वैसे बनेगा नहीं, क्योंकि ये त्रिविमीय संरचना है। तो त्रिविमीय को हम प्लेन पर नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए ठीक है, ये कुछ तैयार हो गई है। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम त्रिकोणीय को ढकेंगे, जैसे कि मैंने ऐसे एक यहाँ पर भी होगा ऐसे, ठीक है। और एक यहाँ पर भी होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने कौन सी
त्रिकोणीय को ढकने का प्रयास किया। पहले अर्थ के ऊपर पहली परत रखने पर, ठीक है। तो अब हमें देख लेना, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये तीन, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये तीन, इसके ऊपर कौन सा गोला है? ये गोला है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ संरचना इस प्रकार से होगी, एक ये, ठीक है, और एक यहाँ भी होगी। तो ये ऐसे कुछ चतुष्फलकीय संरचनाएं प्राप्त होगी हमें इसे केंद्र को मिलाने पर, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्तिका तो मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं अष्टफलकीय रिक्तिका समझा देता हूँ। अष्टफलकीय रिक्तिका कुछ इस प्रकार से हुई थी, तीन ये ऐसे ऊपर, ठीक है, और तीन ऐसे यहाँ पर नीचे होंगे, तीन के अंदर, ठीक है। आपको ये ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा कि ये अगर अष्टफलकीय रिक्तिका है, तो मैं फिर से प्रयास करूँगा। अष्टफलकीय रिक्तिका कुछ इस प्रकार से होती है। अष्टफलकीय संरचना कैसी होती है? ऐसी होती है, बना देता हूँ। पहले हम अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकेंगे और अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकने पर हमें एब्सिस जैसी संरचना कुछ प्राप्त होती हैं। ये 3D है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं सकता, हो चुका, ठीक है। मैंने आपका प्रयास किया जितना मैं आपको समझा सकूं। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता, ठीक है। तो अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकने पर हमें कौन सी संरचना प्राप्त हुई? अष्टफलकीय रिक्तिका को ढकने पर हमें FCC प्राप्त हुई। और चतुष्फलकीय रिक्तिका को हम रखते हैं तो हमें SCP प्राप्त होती है। SCP कैसी होती है मैं बता देता हूँ। हेक्सागोनल वेवफ्रंट, ठीक है। ऐसी है, यहाँ पे षटकोणीय संरचना होगी, ठीक है, और इसके बीच में तीन ऐसे होंगे और ऐसे, ये जो है ये अवयवीकरण इससे जुड़ा होगा, ठीक है। ये अवयवीकरण, ये तीन अवयवीकरण है इसके अंदर, बीच में ये होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब SCP। और हमने चतुष्फलकीय रिक्तिका को ढका तो हमें कौन सी रचना प्राप्त हुई? SCP। और अष्टफलकीय रिक्तिका को ढका तो हमें कौन सी रचना प्राप्त हुई? FCC। अब हम बढ़ेंगे संकुलन दक्षता। अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा जाता है वही उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। जैसे कि क्रिस्टल जालक, हम एक कोष्ठिका मान लेते हैं जी। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण होते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, अवयवी कण है। तो अवयवी कणों द्वारा क्रिस्टल जालक, ये पूरा एक कोष्ठिका है, इसका जितना भाग घेरा जाता है उसे उसकी संकुलन दक्षता कहते हैं। संकुलन दक्षता क्या होती है? संकुलन दक्षता होती है अवयवी कणों का कुल आयतन, ठीक है। अवयवी कणों का कुल आयतन और एकक कोष्ठिका का बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, अवयवी कणों कुल आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। संकुलन दक्षता हम प्रतिशत में निकालते हैं। संकुलन दक्षता हम प्रतिशत में निकालते हैं, तो इससे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो संकुलन दक्षता किस प्रकार से निकालते हैं? अवयवी कणों का कुल आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। जैसे कि इसे परिभाषा से स्पष्ट है कि अवयवी कणों द्वारा जितना भाग घेरा जाता है, एक क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरा जाता है वहीं उसकी संकुलन दक्षता होती है। तो हमने संकुलन दक्षता का सूत्र निकाला है अवयवी कणों का कुल आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, और इसे प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुणा कर देते हैं। SCC में संकुलन, SCC की कितनी संकुलन क्षमता होती है वो निकालेंगे। SCC मतलब सरल या आद्य। और SCC में जैसे गैसी कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
SCC कुछ ऐसी होती है जिसमें कोनों पर अवयव कण होते हैं। ठीक है, इसमें कोनों पर अवयव कण होंगे। ये अवयव कण है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये अवयव कण। ठीक है, और ये अवयव कण है, और अवयव कणों की भुजा की लंबाई a मान लेते हैं। ठीक है, जो है अक्षीय लंबाई। तो इसमें तो सभी अक्षीय लंबाई समान होती है, क्योंकि हमने घनीय लिया है, तो घनीय में सभी अक्षीय लंबाई समान होती हैं। ये ए हो गई, ये ABC तीनों ही समान होती हैं, इसलिए हमने ए मान लिया है। ठीक है, और अब अक्षीय SCC में एक भुजा की लंबाई होती है 2r। अवयव कण कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से ये होगी R और ये R, ये R, ये गोला जैसा है इसलिए इसकी त्रिज्या होगी, और ये इसका केंद्र है। यहाँ से परिधि तक की लंबाई होती है वो त्रिज्या कहलाती है। R हो रहा 2r, और 2r किसके बराबर है? a के बराबर। ठीक है, 2r a के बराबर है। पहले हम क्या करेंगे, मतलब a और हम SCC में निकालेंगे, FCC में निकालेंगे, किसी में भी निकालेंगे, तो a और r में संबंध स्थापित करेंगे जिससे हमें आसानी हो। ठीक है, तो पहले मैंने मैं आपको बता दिया था SCC में अवयव कणों की संख्या कितनी होती है? SCC में 1 होती है। कैसे होती है? देखो, इसमें सिर्फ कोनों पर होते हैं, और कोनों पर अवयव कणों का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 8 होता है। तो कोने कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं। तो 8 × 8, 8 से 8 कैंसिल, 1 हो गया। अवयव कण कितने हुए? 1 हुए। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है? इसका सूत्र क्या है? मतलब संकुलन दक्षता याद करना है। सूत्र क्या है? अवयव कणों का कुल आयतन एकक कोटि का कुल आयतन। तो पहले हम एकक अवयव कणों का कुल आयतन निकाल देंगे। कुल आयतन कैसे निकालेंगे? अवयव कण का एक अवयव कण का आयतन, और उसमें जितने एकक कोष्ठिका में अवयव कण है उससे गुणा कर देंगे, तो हमें समस्त अवयव कणों का आयतन निकल जाएगा। और इसमें तो एक ही है, तो हमें सीधा एक पर निकाल दिया और पूरा होगा। और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कैसे निकालते हैं हम? एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालने के लिए, एकक कोष्ठिका कैसी है? एकक कोष्ठिका ऐसी मतलब घन के जैसे धरना है, और घन का आयतन आपने पढ़ा होगा। घन का आयतन होता है इसमें भुजा की लंबाई भी एक समान है, तो घन का आयतन हुआ a³। ठीक है, a³ हो गया। तो a³ ये किसके बराबर था? हमने पढ़ा था 2r। तो a³ क्या होगा? a³ बराबर 2r, तो 2r का क्यूब। ठीक है, 2r का क्यूब होगा 8r³। ठीक है, तो 8r³ क्या है? एकक कोष्ठिका का कुल आयतन है, और अवयव कणों का कुल आयतन। अवयव कण की संरचना है गोले जैसी संरचना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, तो एक 4/3 पाई r³, ये कि अवयव कण है, तो 1 से गुणा कर देंगे तो हमें 4/3 पाई r³ भी प्राप्त होगा। तो संकुलन दक्षता की याद करते हैं हम पहले। संकुलन दक्षता क्या होती है? संकुलन दक्षता अवयव कणों का कुल आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। अवयव कणों का कुल आयतन हुआ था 4/3 पाई r³। ठीक है, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना प्राप्त हुआ था हमें? 8r³। और इसको हम आगे दे देते हैं 4 नहीं, 8 से 4 कैंसिल 2। ठीक है, और r से r कैंसिल, इसे कुल मिला के इसका आंसर आता है 52.4%। 52.4%। ठीक है, 52.4% इसका आंसर होता है। तो रिक्तिका क्या होगी? रिक्तिका होगी जितना भाग गिरा जाता है एकक कोष्ठिका होती है, जितना भाग आधा भाग, तो मतलब 52% तो अवयव कणों ने घेर दिया, और बाकी क्या होगी? बाकी भाग खाली होगा, तो उसे खाली भाग को ही रिक्तिका कहते हैं। तो रिक्तिका क्या होगा? रिक्तिका होगी 100% है। कुल 100% में से हमने 52%, तो 52.4%
एक कोष्ठिका ने घेर लिया है स्थान, संकुलन दक्षता ज्ञात की है। तो रिक्तिका कितनी होगी? रिक्तिका बराबर होगी 47.6% ऐसे कुछ आसपास होगी। तो रिक्तिका उसमें किसमें एससीसी में रिक्तिका प्राप्त हो गई 47.6% और संकुलन दक्षता प्राप्त हो गई 52.4%। एफसीसी में संकुलन दक्षता का कल हमने सूत्र देखा था, वो क्या था? वो था अवयवी गुणों का कुल आयतन अपॉन एक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। ठीक है, सूत्र क्या था? एक अवयवी कणों का कुल आयतन और एक कोष्ठिका बटे एक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। भी एक कोष्ठिका का संकुलन दक्षता याद करने के लिए हमें पहले तो आर और ए में संबंध स्थापित करेंगे, जिससे हमें सरलता होगी, और फिर एक कोष्ठिका का आयतन याद करेंगे, और फिर सभी अवयवी कण जितने उस एक कोष्ठिका में उपस्थित है उनकी संख्या याद करेंगे और उनका सभी का आयतन ज्ञात करेंगे। और आज हमारी बारी है एफसीसी के बारे में। तो एफसीसी कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक घन है और इसमें एफसीसी ऐसी होगी जिसमें अवयवी कण यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे और फलक के केंद्र पर होंगे। ठीक है, सभी फलकों के केंद्र पर होंगे। इस पे होंगे, इसके पीछे वाले पे होंगे, नीचे वाले पे होंगे, ऊपर वाले पे होंगे और इसके बाएं वाली तरफ पे होंगे। ठीक है, और अब ए और आर में संबंध स्थापित कर देते हैं। जैसे मैं ये एक फलक है, ठीक है, जिसमें अवयवी कण एक तो यहाँ है, इतना बड़ा सा, इसका सिर्फ 1/8 भाग ही एक कोष्ठिका में है, बाकी का भाग दूसरी एक कोष्ठिका में सम्मिलित है। और ये तीसरा, ठीक है, ये होगी आर, ये 2R होगी। ठीक है, ये फिर से आर, और भुजा की लंबाई तो घन है इसलिए हम ए मानेंगे, ये ए, और चौड़ाई तो यहाँ पे है। हम नाम दे देते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ठीक है, ये ए, बी और ये सी। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान याद करेंगे। कैसी, कौन सी भुजा वाला, कौन सी भुजा? ये AC का मान याद करेंगे। AC का मान कैसे याद होगा? AC एक कर्ण की तरह आप देख रहे होंगे। घन में सभी, आपने पढ़ा भी होगा, घन में सभी कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण, ठीक है, कर्ण का बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या था? AC था। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो AC का मान तो हमें क्या करना है? याद करना है। और AB का मान था A, सभी भुजाओं का मान कितना था? A था, क्योंकि ये घन है और घन में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर A था, तो इसका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AC बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर, और AC बराबर हो जाएगा √2A। ठीक है, और अब AC कितने के बराबर थी? हमने देखा था, जैसे कि कितने अवयवी कण थे, ये हो गया फलक। ठीक है, एक इसमें और अवयवी कण था, ये फलक के केंद्र में, और एक ये R, ये 2R
और ये आर, आर 2r और r कितने r हो गए 4r। तो 4r के बराबर क्या था, 4r के बराबर AC था। AC का मान अभी हमने याद किया, AC का मान होता है 2a, ठीक है। और a बराबर होता है, a बराबर हो जाएगा 4r बटे रूट 2। इसमें इसका भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2√2r, 2√2r। ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है। और ये तो याद हो गया। तो अब FCC का हम कुल आयतन याद कर सकते हैं। आयतन होता है, ये घन जैसी सतह है तो आयतन होगा a क्यूब, घन का आयतन होता है a क्यूब, तो इसका आयतन होगा a क्यूब। a बराबर क्या था, √2r, तो 2√2r का क्यूब। 2√2r का क्यूब होता है 16√2r। FCC में कुल अवयवी कण कितने होते हैं, FCC में अवयवी कण होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कोनों पर तो कोने कितने होते हैं, कुल 8, और कोनों का अवयवी कण में पार्टिसिपेशन होता है 1/8, सॉरी, और 1/8 मतलब प्रत्येक अवयवी कण का पार्टिसिपेशन है कुल 8। इसको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 1। एक कोनों पर है कुल, और फलकों के केंद्र में, फलकों में केंद्र में अवयवी कण का पार्टिसिपेशन होता है 1/2, और कुल फलक है 6, तो 1/2 इंटू 6 3 हुआ, 3 और वो 1, क्या प्राप्त हुआ है अवयवी कण कुल FCC में। और अब अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण है एक गोले जैसी संरचना, तो अवयवी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r है क्यूब है, 4/3 पाई r क्यूब। कण कुल कितने थे, 4 से इसका गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 16/3 पाई r क्यूब, 16/3 पाई r क्यूब। तो सूत्र था अवयवी कणों का कुल आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो अवयवी कणों का कुल आयतन हमने याद कर लिया है, वो है 16/3 पाई r क्यूब, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन भी हमने याद कर लिया है, वो है 16√2r क्यूब है। तो अब इस दोनों में भाग दे देते हैं। और 16√2r क्यूब, r से r क्यूब कैंसल, 16 से 16 कैंसल, और इसको मैंने हल कर दिया है। इसका मान आता है 74%, 74% इसका मान आया है। तो 100% FCC है, ठीक है, और 74% उसमें अवयवी कणों का पार्टिसिपेशन हो गया। मतलब निबिड़ संकुलन मतलब क्या होता है, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन में जितने भाग में अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो 74% में तो अवयवी कण उपस्थित है और बाकी में नहीं है, वो स्थान होगा खाली। तो खाली स्थान को हम कहते हैं रिक्तिका। तो रिक्तिका कितनी आ जाएगी, 100 पूर्ण, और उसमें से 74 को माइनस करेंगे तो हमें रिक्तिका प्राप्त होती है 26%, ठीक है। एक बार फिर से हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले AC का मान याद किया, AC का मान है √2a, और बाद में हमने A और R में संबंध स्थापित किया, और A और R में संबंध होता है 4r बराबर √2a। फिर हमने याद किया A बराबर 2√2r, और FCC का कुल आयतन याद किया। कुल आयतन प्राप्त हुआ हमें 16√2r क्यूब, और FCC में फिर हमने अवयवी कणों की संख्या याद की, वो हुई KR प्राप्त हमें, और अवयवी कणों का कुल आयतन प्राप्त हुआ हमें 16√3 पाई r क्यूब, और संकुलन दक्षता प्राप्त हुई 74%, रिक्तिका प्राप्त हुई 27%। अब BCC में संकुलन दक्षता को हम याद करेंगे, ठीक है। BCC कुछ ऐसी है, मैं संरचना बना देता हूँ।
ये कोना है, ये कोना है और एक इसके केंद्र पर होगा अवयव का, ठीक है। और इस कोने से ये दूरी ए बी और सी। ए बी का मान हमने ज्ञात किया था। ए बी किस प्रकार है, ऐसे। ए बी का हमने मान ज्ञात किया था, हमने एफसीसी में ज्ञात किया था, वो था √2a। और इसका मान ए है, इसका मान ए है, सी बी का मान ए है। तो हम इस ए सी का मान फिर से ज्ञात कर सकते हैं। ए सी का मान हमें ज्ञात होगा, फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल हमें प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। बी सी कौन सी संरचना है, बी सी ये है, ऐसी संरचना है, ठीक है। तो बी सी का मान था ए क्यू स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी ऐसे फलक है और ऐसी संरचना है। ऐसी संरचना का मान क्या हमें प्राप्त हुआ था, 2√2a और इसका क्यूब, ठीक है। ए पर क्यूब नहीं है यहाँ पर, तो प्राप्त होता है ए सी स्क्वायर बराबर हो जाता है हमें ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। और हमें ए सी का मान ज्ञात होता है √3a। और देता हूँ आपको, ऐसी है। और यहाँ पे ये फलक है नीचे वाला, और ऐसी ये यहाँ पे एक अवयव कण है, बीच में एक सेंटर में अवयव कण है और एक यहाँ पे अवयव कण कोने पे। तो ऐसी हो गए 2r r और 2r r और r, ठीक है। 4r हो गई। 4r बराबर हमें प्राप्त हुआ था √3a और r बराबर प्राप्त होगा 4/3 4r/√3। सॉरी, ए बराबर प्राप्त होगा 4r/√3। तो ए हमें ज्ञात हो गया, तो हम पहले एक कोष्ठिका का कुल आयतन ज्ञात कर लेते हैं। एक कोष्ठिका का कुल आयतन होगा ए क्यूब का मान है 4r√3 और इसका क्यूब करने पर हमें प्राप्त हो, नहीं ऐसे ही रखेंगे हम, क्यूब कर गए और 4/√3 क्यूब। अवयव कण कितने हैं, एक तो सेंटर पर, एक से सेंटर में उपस्थित अवयव कण का पार्टिसिपेशन होता है वो पूरा एक होता है, और कोना पर उपस्थित अवयव कणों का पार्टिसिपेशन होता है वो होता है 1/8 इंटू कोने हो गए कुल 8, ये हो गए 1 + 1 2, 8 से 8 कैंसिल, 1 और 1 2, ठीक है। तो और अब अवयव कण का कुल आयतन ज्ञात कर लेते हैं। अवयव कण का कुल आयतन होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³ को हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 है अवयव कण। 2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 8/3 πr³ और एक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, अवयव कणों का कुल आयतन अपॉन एक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू अवयव कणों का कुल आयतन अपॉन एक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100, ठीक है। एक कोष्ठिका प्राप्त हुआ था हमें 3 और 4r√2 का √3 का इसका क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो हमें कुल आंसर प्राप्त होता है 68%। 68% हमें संकुलन दक्षता प्राप्त है, वो ये है 68%। तो रिक्तिका कितनी होगी, 68% भाग तो मतलब अवयव कणों ने घेर रखा है, तो बाकी का भाग रिक्तिका होगी 100
माइनस 68, 100 माइनस 68 के 2 3 32% रिक्तिका हमें प्राप्त हुई है। कौन सी संरचना में बीसीसी में हमें 32% रिक्तिका प्राप्त हुई है? फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं और हमें क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने पहले ए ई का मान निकाला। ए ई का मान हमारे पास आया √3 ए, और ए और आर में संबंध निकाला। ए और आर में संबंध आया ए बराबर 4r/√3, और फिर हमने एक कोष्टिका का कुल आयतन निकाल लिया। एक कोष्टिका का कुल आयतन होता है ए का मान हमें प्राप्त है, पता है। ए का मान है 4r/√3 इसका क्यूब। और अब फिर हमने याद किया एक कोष्टिका बीसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या वो प्राप्त हुई हमें 2, और एक अवयव का कुल आयतन होता है 4/3 πr³। इसको 2 से गुणा किया क्योंकि 2 है इसमें अवयवी कण। और फिर हमने अवयवी कणों का कुल आयतन में एक कोष्टिका कुल आयतन में कुल आयतन का भाग देकर 100 से गुणा किया तो हमें रिक्तिका संकुलन दक्षता प्राप्त हुई 68%, और रिक्तिका प्राप्त हुई हमें 32%, ठीक है। एससीपी के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे है, उसके बारे में डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, और सिर्फ मैं आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर आया हूँ। एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और एफसीसी में अवयवी गुणों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है, इसलिए हम दोनों को इक्वल मानते हैं। इसलिए हमने इसका भी जो है वो संकुलन दक्षता 74% है। इसकी संकुलन दक्षता भी 74% है, और रिक्तिका कितनी हो जाएगी? 26% रिक्तिका प्राप्त हो जाएगी। अब घनत्व डेंसिटी घनत्व के बारे में बात करेंगे। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर आयतन। आयतन तो आपको पता है A³ होता है, और द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान गुणों का आयतन होगा, वही एक कोष्टिका का आयतन होगा, और अवयवी गुणों का आयतन होता है m मान लेते हैं हम, और n है अवयवी गुणों की संख्या। जैसे कि बीसीसी में अवयवी गुण 2 होते हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, और m अवयवी गुण का कुल द्रव्यमान है, ठीक है। ये होगी डेंसिटी D। ये तो सामान्य है, अगर आपको मतलब ग्राम में दिया हुआ है, और अगर AMU में दिया हुआ हो तो हम किस प्रकार से याद करेंगे? AMU में दिया हुआ तो हम NA से भाग दिए जाएंगे। NA क्या होता है? अवोगाद्रो नंबर। तो क्या हो जाएगा? N × M, ठीक है। A³ × Na मतलब अवोगाद्रो। इस पाठ में हमने मुख्य तौर से क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा है। तो क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हमने एक कोष्टिका मतलब क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा, और बाद में एक कोष्टिका के बारे में भी पढ़ लिया है। तो अब हम क्रिस्टलीय ठोसों के दोष के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में दोष किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, हमें जो क्रिस्टलीय ठोस प्राप्त होते हैं वो शुद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस के दोष। एक आदर्श क्रिस्टलीय ठोस वह होता है जिससे अवयवी कणों एवं इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था नियमित रहनी चाहिए। ऐसा केवल 0 केल्विन ताप पर संभव है। जैसे ही ताप में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन एवं अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है। इसे दोष कहते हैं। कैसे आपको यह समझा देता हूँ। मतलब दोष किस प्रकार से होते हैं दोनों से, और शुद्ध कैसे होता है। सामान्य माना जाता है कि 0 केल्विन ताप पर ही ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो शुद्ध प्राप्त होते हैं। मतलब शुद्ध कैसे होंगे? अगर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था और अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था अगर निश्चित है, एकदम फिक्स, मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था फिक्स है तो अवयवी कणों की व्यवस्था और इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था फिक्स है तो वो हो जाएगा शुद्ध। लेकिन ऐसा केवल 0 केल्विन ताप पर संभव है, क्योंकि ताप बढ़ेंगे तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा बढ़ जाएगी वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, और फिर वो अपने स्थान से हट जाएंगे। इस प्रकार दोष उत्पन्न हो जाएंगे तो अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित रह जाएगी, जिससे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। दोष को हम 2 भागों में बांटते हैं। इलेक्ट्रॉनीय दोष,
इलेक्ट्रॉनीय दोष मतलब इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में अगर अनियमितता आ जाए तो उसे इलेक्ट्रॉनीय दोष कहते हैं। और बिंदु दोष, दूसरा बिंदु दोष किसे कहते हैं? अगर क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अवयव गुणों की व्यवस्था में अनियमितता आ जाए तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीय दोष, क्रिस्टलीय ठोसों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में अनियमितता आने को ही इलेक्ट्रॉनिक्स दोष कहते हैं। ठीक है, 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन अपनी तुरस्त अवस्था में रहता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है। बिंदु दोष, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव गुणों की व्यवस्था में अनिश्चितता आ जाती है तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, स्टैगियोमेट्री, नॉन स्टैगियोमेट्री और अशुद्धि दोष। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ी सी जानकारी जीरो के बारे में दे देता हूँ। स्टैगियोमेट्री क्या होगा? स्टैगियोमेट्री मतलब उसमें जो होंगे अवयवगण होंगे उसका अनुपात अपरिवर्तित नहीं रहेगा। जैसे कि अवयवगण 2 प्रकार के, ए प्रकार का और दूसरा बी प्रकार का, तो इनके जो है वो अनुपात समान नहीं होंगे। ठीक है, पहले भी समान रहेंगे और बाद में दोष उत्पन्न होने के बाद में भी समान रहेगा इनका अनुपात। जैसे कि 6:6 है तो वो 6:6 बाद में भी रहेगा और 6:6 पहले भी था और रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टैगियोमेट्री दोष। और अशुद्धि दोष, अगर क्रिस्टलीय ठोसों में अशुद्धियाँ मिला दिया जाए तो उससे उत्पन्न दोष होता है, उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। ठीक है, नॉन स्टैगियोमेट्री दोष क्या कहते हैं? नॉन स्टैगियोमेट्री मतलब ए और बी प्रकार के हैं और उसके अनुपात पहले अलग था बाद में अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? नॉन स्टैगियोमेट्री। ठीक है, स्टैगियोमेट्री दोष कैसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों में उत्पन्न वह दोष जिनमें धनायन व ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे स्टैगियोमेट्री दोष कहते हैं। स्टैगियोमेट्री दोषों को 2 भागों में बांटा गया है, आयनिक दोष और अनायनिक दोष। आयनिक दोष को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है शॉर्टकी दोष और दूसरा है फ्रैंकल दोष। अनायनिक ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष। पहले रिक्तिका दोष है वो सेम जब शॉर्ट की दोष है और अंतराकाशी दोष है वो फ्रैंकल दोष है। अनायनिक ठोसों में जो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है वही दोष आयनिक ठोसों में शॉर्ट की दोष की तरह ही होता है। और अंतराकाशी दोष जो अनायनिक ठोसों में उत्पन्न होता है वही उसी प्रकार का दोष आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। और पहले हम अनायनिक ठोसों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें से पहला पढ़ेंगे रिक्तिका दोष और बाद में पढ़ेंगे अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव कणों द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाने से उत्पन्न दोष। मतलब रिक्तिका नाम से स्पष्ट है कि रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान, तो अवयव कणों द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाने से उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। यहाँ पे 2 प्रकार के अवयव कण दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। एक तो है मतलब ए टाइप का मान सकते हैं और दूसरे को बी टाइप का मान सकते हैं। ठीक है, ए टाइप को मैंने नीले रंग मतलब हरे रंग से प्रदर्शित किया है और बी टाइप को मैंने लाल रंग से प्रदर्शित किया है। अगर ये मतलब इसमें ये शुद्ध है, इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं है। अगर दोष उत्पन्न होगा क्या होगा? ये और ये, इसमें यह है, इसके अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये और ये इस अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो अब इसका ए अनुपात बी क्या है हम देख लेते हैं। हम ए अनुपात बी क्या है? 8:8 मतलब 1:1। ठीक है,
और उसके बाद जो निकल जाएंगे उसके बाद भी क्या रहेगा, एक एक निकल गया, 7:7 रहेगा, ठीक है। तो और 7:7 को भी हम 1:1 लिखते हैं मतलब, ठीक है। तो इसमें स्टोइकियोमेट्री दोष नाम से स्पष्ट कणों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्रिस्टलीय ठोसों में अब पढ़ेंगे हम अंतराकाशीय दोष। क्रिस्टलीय ठोसों में विभिन्न गणों द्वारा अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाने से उत्पन्न दोष अंतराकाशीय दोष कहलाता है। अंतराकाशीय दोष मतलब क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चले जाते हैं। अंतराकाश क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये है अवयवी कण और ये है अवयवी कण, इसके नीचे ये अवयवी कण और इसके नीचे ये अवयवी कण, ठीक है। ये मतलब ये अपना स्थान छोड़कर यहाँ आ जाए, ये है अंतराकाश। ये क्या है, अंतराकाश, अंतराकाश है। ये अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाए तो इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं हम। शॉर्ट की दोष मतलब आयनिक पूरा हो चुका है और आयनिक ठोसों में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें पहले पढ़ेंगे शॉर्ट की दोष। क्रिस्टलीय ठोसों में समान संख्या में धनायनों और ऋणायनों द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाने से उत्पन्न दोष शॉर्ट की दोष कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में समान संख्या में धनायनों और ऋणायनों द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाने से उत्पन्न दोष है। आयनिक है इसलिए इसमें धनायन और ऋणायन का शब्द का प्रयोग किया जाता है। धनायन और ऋणायन समान संख्या में निकलेंगे क्योंकि इसमें जो है धनायन ऋणायन का रेशियो वो परिवर्तित न हो, इसके लिए ये समान संख्या में बाहर निकलेंगे। जैसे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है। और धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलेंगे मतलब ये धनायन निकला और ये ऋणायन निकला। तो पहले तो ये शुद्ध है, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा, धनायन और ऋणायन का अनुपात हो जाएगा 8:8। और बाद में क्या होगा, इसके निकल जाने के बाद में भी ये एक एक साथ निकले तो 7:7 और 8:8 को भी हम तो 1:1 लिखते हैं। तो इसका पहले इसका अनुपात है 1:1 और उसके बाद भी 7:7 को हम 1:1 लिख सकते हैं। तो बाद में भी इसका अनुपात 1:1 मतलब स्टोइकियोमेट्री दोष हैं। अब शॉर्ट की दोष की कुछ शर्तें हैं, शर्तों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होना चाहिए। धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होगा तभी ये दोष होना संभव है। अवयव कणों में उपसंयोजक संख्या उच्च होनी चाहिए। अवयव कणों की उपसंयोजक संख्या मतलब अवयव कण एक अवयव कण अन्य अधिक अवयव कणों से जुड़ा होना चाहिए। शॉर्ट के दोष उत्पन्न हो सकता है। शॉर्ट के दोष कौन कौन उत्पन्न कर सकते हैं, एक क्लोराइड और दूसरा है NaCl सोडियम क्लोराइड। शॉर्ट के दोष से प्रभाव क्या होते हैं, घनत्व कम हो जाए। घनत्व कैसे कम होगा, द्रव्यमान कम हुआ है तो घनत्व भी कम हो गया। द्रव्यमान और घनत्व समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान कैसे कम हुआ, अवयव कण अपना स्थान छोड़कर बाहर चले गए तो इस पर बाहर चले गए तो द्रव्यमान कम होगा। और चालकता कैसे परिवर्तित होगा, जैसे कि यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया है तो यहाँ पे चालकता उत्पन्न हो जाएगी। और एंट्रोपी में वृद्धि हो जाएगी। एंट्रोपी किसे कहते हैं, अनियमितता और अनिश्चितता के माप को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी में वृद्धि होगी। अनियमितता और अनिश्चितता तो आई है जिससे तो ये दोष उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पे एंट्रोपी में भी वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है फ्रैंकल दोष। क्रिस्टलीय ठोसों में धनायन और ऋणायन द्वारा अपने स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाने से उत्पन्न दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाने से उत्पन्न दोष धनायन नहीं आ सकता है, इसमें सिर्फ धनायन आ सकता है क्योंकि धनायन का आकार होता है वो छोटा होता है जबकि ऋणायन का आकार होता है वो बड़ा होता है। धनायन का आकार छोटा क्यों होता है,
क्योंकि वो मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो नाभिक की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अपनी तरफ आकर्षित करता है तो रेडियस का मान, एटॉमिक रेडियस का मान घट जाता है। जबकि ऋणायन में क्या होता है, ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाभिक के बल का मान कम हो जाता है, जिससे एटॉमिक रेडियस में वृद्धि हो जाती है। तो धनायन ही अंतराकाश में आ सकता है। धनायन। अब ये दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है, जैसे कि जैसे कि ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ऋणायन और धनायन। ये शुद्ध है, इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं है। दोष उत्पन्न होगा कैसे होगा, जैसे कि ये धनायन है, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाए। अंतराकाश, ये क्या है, अंतराकाश है, ये अंतराकाश है, ये अंतराकाश है, और ये भी अंतराकाश है, ये अंतराकाश है, ये भी अंतराकाश है। धनायन अपना स्थान छोड़कर कहाँ गया, अंतराकाश में आ जाने से उत्पन्न दोष। तो इसमें क्या होगा, घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान में इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अभिकर्ण अपना स्थान छोड़कर उसी ठोस में उपस्थित है, बाहर नहीं गया है। तो ठोस में उपस्थित है तो द्रव्यमान निश्चित है, तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा और एंट्रोपी में वृद्धि हो जाएगी। एंट्रोपी में वृद्धि क्यों आ जाएगी, अनिश्चितता तो आई है, दोस्तों उत्पन्न हुआ ही है, इसलिए एंट्रोपी में वृद्धि हो जाएगी। चालकता में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि रिक्त स्थान है। और अनुपात इसमें भी इस तरह है, पहले भी 8:8 मतलब 1:1 था, और बाद में भी 1:1 है ही है। मतलब AGBR जो है वो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों उत्पन्न कर सकता है। क्यों उत्पन्न कर, और अशुद्धि दोष। अब बड़े हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष हमने स्टोइकियोमेट्री दोष कंप्लीट कर लिया है। उस पर हमने दो प्रकार के दोष पढ़े, आयनिक और अनायनिक में। आयनिक में हमने 2 प्रकार के दोष पढ़े, शॉर्टकी और फ्रैंकल। शॉर्टकी में क्या होता है, शॉर्टकी में अपना स्थान छोड़कर धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर समान संख्या में ठोस से बाहर चले जाते हैं। जबकि फ्रैंकल में क्या होता है, धनायन अपना स्थान छोड़कर ऋणायन अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। और दूसरा पढ़ा था हमने अनायनिक। अनायनिक में रिक्तिका और अंतराकाशीय दोष पढ़ा था। रिक्तिका में क्या होता है, अवयवी गुण अपना स्थान छोड़कर ठोस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। और अंतराकाश में क्या होता है, अवयवी गुण अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। इस प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं, और इस प्रक्रिया से उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। एक बार फिर से, अशुद्धि दोष, किसी क्रिस्टलीय ठोस में चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, इस प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे कि जिससे मैंने हरे रंग से जो गोला बनाया है उसे Na मानते हैं, Na माना है, और जो लाल रंग से गोला बनाया है उसे Cl माना है। ठीक है, ये शुद्ध है एकदम। जैसे ये Na और ये फिर से Cl, ये Cl, Na, Cl, Na, इस प्रकार से
तो इसमें अशुद्धि किस प्रकार से मिलाएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे SrCl2। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अशुद्धि कई प्रकार मिला जा सकती है। SrCl2 मिलाया और हीट दी तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, SrCl2, ठीक है। Sr की जो होती हैं वो संयोजकता कितनी होती है, +2, और +2 इसे नील बनाने के लिए 2 Na बाहर निकल जाएंगे और एक का स्थान तो SrCl2 ने ग्रहण कर लिया, एक यहाँ पे ये बाकी रह गया, ठीक है। और SrCl2 Sr ने यहाँ पे स्थान ग्रहण कर लिया और दो Na ने Cl2 के साथ अभिक्रिया कर 2 NaCl बना दिए। इसमें चालकता बढ़ी है, ठीक है। अब पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। क्रिस्टलीय ठोसों में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान नहीं होता है, इसे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं, ठीक है। धनायनों और ऋणायनों का अनुपात समान नहीं होता, इसे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। पहले हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्री दोष, बदली दोष और उसके बाद अब नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोषों को 2 भागों में बांटा गया है, धातु अधिकीय और धातु न्यून। धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, और अधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। धातु अधिक मतलब उसमें धनायन की अधिकता हो, ऋणायन की कमी हो और धनायन की अधिकता हो। धातु न्यून क्या होगा, उसमें ऋणायन की अधिकता होगी और धनायन की कमी होगी। तो धातु अधिक दोष कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। धनायन अपना स्थान अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आ जाए तो धनायन की संख्या बढ़ जाएगी, ऋणायन तो है उतने रहेंगे, और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, ठीक है। तो इससे धनायन की संख्या बढ़ जाएगी और धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाएगा। धातु न्यून दोष कैसे उत्पन्न होगा, धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए और ऋणायन, और दूसरे प्रकार से हो जाएगा ऋणायन अतिरिक्त ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाए। पहले हम धातु अधिक के दोष के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से पहला था हमने ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, जिससे धनायन की संख्या बढ़ जाएगी और धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाएगा। जब क्रिस्टलीय ठोसों में कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है तो उत्पन्न दोष को धातु अधिक के दोष कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है तो इससे उत्पन्न दोष को धातु आदि के दोष कहते हैं। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धनायन का स्थान ग्रहण कर देता है और जिससे रंग उत्पन्न हो जाता है। जिस स्थान पे इलेक्ट्रॉन ने स्थान ग्रहण किया है उसे हम एप केंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एप केंद्र किसे कहते हैं, तो धनायन ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है तो इससे उत्पन्न दोष होगा धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष अगर उत्पन्न होगा तो उससे क्या क्या प्रभाव होंगे, चालकता में वृद्धि हो जाए और रंग उत्पन्न होगा। रंग तो उत्पन्न हुए, इलेक्ट्रॉन ने स्थान ग्रहण किया। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जिस स्थान को ग्रहण किया उसे एप केंद्र कहते हैं और इससे ठोसों में रंग उत्पन्न हो जाते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया था। और अब अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे। अनुचुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न हो जाएंगे, अनुचुंबकीय ठोस किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो उसे अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जी और अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न हो गए। और दूसरा धातु आदि के दोष किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर ले तो धनायन की संख्या बढ़ जाएगी और ऋणायन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे धातु आदि के दोष उत्पन्न होगा। धातु और इसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। एक अंतराकाश में तो धातु आदि के धनायन ने स्थान ग्रहण किया और दूसरे अंतराकाश में एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, जिससे विद्युत उदासीनता बनाए रहेगी। इसमें क्या होता है, अतिरिक्त धनायन अंतराकाश में आ जाता है और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी आता है, क्यों, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। अब बढ़ेंगे धातु न्यून दोष। धातु
न्यून दोष दो प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। एक तो धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाए, दूसरा ऋणायन अंतराकाश में जाए। ऋणायन अंतराकाश में नहीं आ सकता, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है और धनायन का आकार छोटा होता है। धनायन ही अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर सकता है और ऋणायन अपना स्थान अंतराकाश में नहीं ग्रहण कर सकता है। फिर भी RBSE में दिया गया है तो इसे पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। धनायन द्वारा अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाना। जब धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को धातु न्यून दोष कहते हैं। धनायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाएगा तो इससे ऋणायनों की संख्या में वृद्धि होगी। ऋणायनों की संख्या में वृद्धि होगी तो धातु न्यून दोष उत्पन्न होगा। और इसमें विद्युत उदासीनता को बनाए रखने क्या होता है? इसमें विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन पास वाले धनायन पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। अतिरिक्त धनावेश कैसे? जैसे कि X है, पहले एक धनावेश था तो उसके बाद 2 हो जाए, ऐसे अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। किस लिए आता है? विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। यह नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, पर इसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखनी जरूरी है। इसलिए इसमें एक पहले तो उसमें इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया था स्थान, धातु आदि किया था उसमें, और अब इसमें धातु न्यून दोष में पहला धनायन द्वारा अपने स्थान छोड़कर बाहर चले जाने वाली इस पहली प्रक्रिया में अतिरिक्त पास वाले धनायन पर अतिरिक्त धनावेश आया। अब पढ़ लेते हैं हम ऋणायन में अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाश में आ जाना चाहिए। अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकाश में आ जाने से उत्पन्न दोष धातु न्यून दोष कहलाता है। अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाश में आ जाएगा तो इससे ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी। ऋणायनों की संख्या बढ़ जाएगी तो धातु न्यून दोष। इसमें विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है? धनावेश बढ़ जाता है, पास वाला धनावेश बढ़ जाता है। ठीक है। और ठोसों के प्रकार किसके आधार पर? चालकता के आधार पर। इससे पहले भी हमने ठोसों के प्रकार पढ़े थे, वो अवयवी कणों के प्रकार के आधार पर और उसमें आकर्षण बल के आधार पर पढ़े थे, जिसे हमने 4 भागों में पढ़ा था: आयनिक, आणविक, धात्विक और सहसंयोजी। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम चालकता के आधार पर। चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया ठोसों को: चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालक जो स्वयं में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। धातु अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। और दूसरे विद्युत रोधी जो स्वयं से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। प्लास्टिक और रबड़ और प्लास्टिक में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और तीसरा है अर्धचालक। इसकी चालकता का प्रास विद्युत रोधी एवं चालकता के मध्य होता है। मतलब ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने भी देते हैं, नहीं भी होने देते हैं। कभी कभी होना भी दे सकते हैं और कभी भी नहीं भी होने दे सकते हैं। और परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रास बताइए, चालक ठोसों की प्रास बताइए। चालक ठोसों की प्रास होती है 10⁴ से लगाकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है। और दूसरी विद्युत रोधियों की प्रास होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और अर्धचालक की प्रास इन दोनों के बीच की होगी, मतलब 10⁻−10 से 10⁻11 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक बैंड सिद्धांत आता है, ये सभी चालक कैसे होंगे, मतलब धातु चालक है तो कैसे है, इनको समझाने के लिए एक बैंड सिद्धांत आता है, वो पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इनकी परमाणुीय कक्षें आपस में अतिव्यापित होकर आणविक कक्षकों का निर्माण करती है, जिनके मध्य ऊर्जा का अंतर कम होता है, जिन्हें बैंड कहते हैं। ठीक है। ठोसों में जो क्रिस्टल जालक में परमाणु होते हैं, क्रिस्टल जालक में परमाणु की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्रिस्टल जालक में एक कोशिका में, जैसे कि FCC में अवयवी कणों की संख्या हमने ज्ञात की थी 4 होती हैं। और ऐसी एक कोशिका बहुत सारी होगी तो बहुत सारे परमाणु की संख्या बहुत अधिक होगी। इसलिए इसकी जो होती है परमाणुीय कक्षकें आपस में अति व्यापित होकर आणविक कक्षकों का निर्माण करती है।
जिनके मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, बैंड सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बैंड दो प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बैंड मतलब जो परमाणु कक्षक हैं उन्होंने अतिव्यापन किया और दो प्रकार के बैंड बनाए। सहसंयोजकता बैंड जिसमें निम्न ऊर्जा वाली भरी हुई कक्षकें सहसंयोजकता बैंड कहलाते हैं। सहसंयोजकता बैंड के किसे कहते हैं? निम्न ऊर्जा वाली। एक तो निम्न ऊर्जा जिनकी निम्न है और भरी हुई है, ठीक है, फुल फील्ड, तो उसे सहसंयोजकता बैंड कहते हैं। और दूसरा है चालक बैंड। उच्च ऊर्जा वाली रिक्त कक्षकों को चालक बैंड कहते हैं। उच्च ऊर्जा और ये निम्न ऊर्जा दो प्रकार की है। ये तो निम्न ऊर्जा वाली भरी हुई और उच्च ऊर्जा वाली रिक्त कक्षकों को चालक बैंड कहते हैं और निम्न ऊर्जा वाली भरी हुई कक्षकों को सहसंयोजकता बैंड कहते हैं। चालकता बैंड और सहसंयोजकता बैंड के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब उनकी कंडीशन क्या होगी, अगर चालकता बैंड कैसे स्थिति है तो कौन से प्रकार का ठोस होगा। और पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। जब चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य की जब चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य की जब चालकता बैंड और सहसंयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर नगण्य होता है तो सहसंयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में आसानी से जा सकते हैं। ऐसे ठोस चालक ठोस कहलाते हैं। मतलब अगर चालकता बैंड और सहसंयोजकता बैंड के मध्य का ऊर्जा का अंतर बहुत, चालकता बैंड क्या होता है? चालकता बैंड होता है उच्च ऊर्जा से रिक्त कक्षकें, उच्च ऊर्जा वाली रिक्त कक्षकें को चालकता बैंड कहते हैं। और सहसंयोजकता बैंड किसे कहते हैं? निम्न ऊर्जा वाली भरी हुई कक्षकों को। तो सहसंयोजकता बैंड के अगर इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिससे जो ठोस होगा वो चालक कहला जाएगा। इसलिए अगर चालकता बैंड और सहसंयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होगा तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में आसानी से जा सकेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ऐसे ठोसों को हम चालक ठोस कहते हैं। जब चालकता बैंड और सहसंयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर अधिक होता है तो सहसंयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाते हैं, इसे विद्युत रोधी ठोस कहते हैं। अगर चालकता बैंड और सहसंयोजकता बैंड के मध्य का ऊर्जा का अंतर अधिक होगा तो क्या होगा? सहसंयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा सकेंगे और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिससे जो ठोस होंगे वो विद्युत रोधी ठोस कहलाएंगे। अब तीसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं। जब चालकता बैंड और सहसंयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होता है तो सहसंयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में चले जाते हैं, पर कठिनाइयों से ऐसे ठोस अचालक कहलाते हैं। मतलब चालकता बैंड और सहसंयोजकता बैंड के मध्य का ऊर्जा का अंतर इतना अधिक न हो तो बाद चालकता बैंड में सहसंयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, इसे अर्धचालक प्रकार के ठोस कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला अनुचुंबकीय हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल आकर्षण दर्शाते हैं अनुचुंबकीय ठोस कहलाती है। ठोसों में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनुचुंबकीय ठोस किसे कहते हैं? जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम आकर्षण दर्शाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ सामान्य तरीके का आकर्षण दर्शाते हैं, तो उन्हें अनुचुंबकीय प्रकार के ठोस कहा जाता है। अनुचुंबकीय प्रकार के ठोसों के लिए कंडीशन है कि एक से अधिक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा तो वो प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। और अब हम पढ़ लेते हैं प्रतिचुंबकीय। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोसों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय कैसे कहते हैं? वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, तो उन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। इसमें
एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब लो चुंबकीय ठोस, ये वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल आकर्षण दर्शाते हैं, लो चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। लो चुंबकीय ठोस जो प्रबल आकर्षण दर्शाते हैं, ठीक है। इन ठोसों के चुंबकीय क्षेत्र में रखते ही इनमें सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में विन्यासित होते हैं। ये ठोस किस प्रकार से होते हैं, ये ठोस है मान लिया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है। इन्हें डोमेन कहा जाता है। ये इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ही हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी एक ही दिशा में हो जाएंगे, ऐसे एक दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। और ये प्रबल आकर्षण दर्शाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के प्रति, तो इन्हें लो चुंबकीय ठोस कहा जाता है। लो चुंबकीय ठोस ऐसे ठोस है जो एक बार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद उसमें चुंबकीय गुण हमेशा के लिए बने रहता है, हमेशा के लिए उसमें चुंबकीय गुण है वो बना रहता है। अब लेते हैं प्रति चुंबकीय ठोस, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, प्रति लो चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। मतलब ऐसा ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखते ही उसमें प्रबल प्रतिकर्षण दर्शाएंगे तो उन्हें प्रति चुंबकीय ठोस कहते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन है दोनों चुंबकीय क्षेत्र में अध्यारोपित करने पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। दोनों ऐसे, एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे होगा, तो एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे, ठीक है। और लघु चुंबकीय वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर लघु आकर्षण दर्शाते हैं, लघु चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। मतलब वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखते ही लघु आकर्षण दर्शाते हैं, लघु चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। तो आपने चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को पांच भाग के बारे में पढ़ा, और 5 भाग पहला था अनुचुंबकीय, दूसरा था प्रतिचुंबकीय, तीसरा था लो चुंबकीय, और चौथा था प्रतिलोह चुंबकीय, और पांचवा था लघु लोह चुंबकीय। अब पढ़ेंगे हम अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक, दूसरे अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक को फिर हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं नेज अर्धचालक, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टलीय जालक को ताप देने पर इनके मध्य का सहसंयोजकता बंध टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन धारा अत्यारोपित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं और धनात्मक छिद्र से छिद्र की विपरीत दिशा में गमन करते हैं, चालकता उत्पन्न हो जाती है और इनका मान अत्यंत कम हो जाता है, इसलिए इनका प्रयोग सीमित नहीं है। ऐसे अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो शुद्ध अर्धचालक है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई गई है। अशुद्धि नहीं मिलाई गई है तो उन्हें ताप देते ही इनके मध्य का बंध टूट जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे। अयुग्मित हो जाएंगे तो वो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो धनात्मक छिद्र उसकी विपरीत धनात्मक छिद्र विपरीत दिशा में गमन करेंगे और विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, जिससे चालकता उत्पन्न होती है। मतलब ये चालकता उत्पन्न होती है, और चालकता उत्पन्न करने के लिए हमें एक तो ताप देना पड़ता है और एक इसमें चालकता भी कम उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम इसका उपयोग नहीं करते हैं और इसके स्थान पर इसमें अशुद्धियाँ मिला दी जाती हैं और जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, और अशुद्धियाँ चालकता बढ़ाने के मिलाई जाती हैं, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धियाँ मिलाने पर हमें अशुद्ध अर्धचालक पढ़ते हैं। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। इस विधि को अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। मतलब नेज या शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उन्हें चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, और इस प्रकार हमें जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं उन्हें अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। और इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम अपमिश्रण कहते हैं।
ठीक है। और अशुद्धि हम दो प्रकार से मिला सकते हैं, जैसे कि इसमें एक में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो तो उन्हें हम इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहेंगे, और दूसरे में अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियाँ, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ या इलेक्ट्रॉन ऋणी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को हम n प्रकार के अर्धचालक भी कहते हैं। जब अर्धचालक पदार्थ में बाह्यतम कोश की तुलना में अशुद्धि पदार्थ के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो तो प्रकार की अशुद्धि को इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहते हैं। मतलब अर्धचालक पदार्थ के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उससे अशुद्धि के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उपस्थित हो तो इस प्रकार हमें अशुद्धि मिलाने से जो अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त होता है उसे n प्रकार के अर्धचालक या इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर अर्धचालक पदार्थ के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तुलना में अशुद्धि पदार्थ के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कम हो तो उसे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि और p प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है, ठीक। तो अब इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, और कैसे कैसे अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि अब हम बढ़ते हैं और इसमें किस प्रकार से मिलाई जाती है वो हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, अधिकतम रूप से 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये सिलिकॉन का जो है वो अर्धचालक है, अर्धचालक ठोस है। और इसमें अशुद्धियाँ हम किस प्रकार से मिलाएंगे, हम अशुद्धियाँ मिलाएंगे। और अब मैं आपके साथ स्क्रीन पर सिलिकॉन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसमें अशुद्धियाँ मिलाऊंगा। ये सिलिकॉन, इससे जुड़ा है सिलिकॉन, और अब हम इसमें फास्फोरस अशुद्धि मिलाएंगे, इसलिए हम इसको p प्रकार के अर्धचालक भी कहते हैं। फास्फोरस अशुद्धि मिलाई और इसके साथ एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के आ जाने से हमें इसे ताप देकर इसे बंद तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधी चालकता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। मैंने सिलिकॉन की पहले भी स्ट्रक्चर बना दिया और अब मैं फिर से बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि में हम एल्यूमिनियम को मिलाएंगे जिसकी संयोजकता होती है 3, और इसके साथ भी एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जिससे इसमें चालकता उत्पन्न हो जाएगी, और हमें इसे भी चालकता उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें स्वतः ही चालकता उत्पन्न हो जाएगी।